प्रिय बच्चों और मेरे सभी शिक्षक साथियों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी को पूर्व में जानकारी दे दी गई है कि NMMS की जो परीक्षा है वो 19 जनवरी को होने वाली है और इस परीक्षा के लिए क्या सिलेबस रहेगा इसकी भी जानकारी आपको मेरे द्वारा और अन्य माध्यमों से मिल ही गई होगी। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस NMMS में 2 पेपर होंगे। पेपर एक ही होगा लेकिन इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेट और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं मैट, MAT मैट। तो देखिए, जो मैट वाला है इसमें तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें आपके रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जो सेट वाला पार्ट है इसमें आपके SS, साइंस और मैथ, इन 3 विषयों में से आपके 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 90 प्रश्नों में से जो सामाजिक विज्ञान का पोर्शन है उसका सिलेबस वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बच्चों यहाँ आज मेरे द्वारा एक अलग सीरीज़ आपके लिए शुरू की जा रही है और इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको प्रतिदिन कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूँ। इस सिलेबस के माध्यम से जो भी आपका पाठ्यक्रम है वो पूर्ण रूप से NMMS को टच करके जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ना केवल NMMS, जो भी बच्चे NMMS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। 8वीं कक्षा के जो भी विद्यार्थी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। RBSE के माध्यम से राजस्थान जो BSER है या RBSE बोलें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, उसके माध्यम से जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। एक एक पॉइंट को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, किसी भी प्रकार का बिंदु मैंने इसमें नहीं छोड़ा है। तो जो भी आपको यहाँ मिलने वाला है पूर्ण रूपेण आपको एक अच्छी और सार गर्भित जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ देखने के पश्चात आपको किसी बुक और किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, कक्षा 8वीं में एक बुक है जिसका नाम है हमारे अतीत और उसका जो पार्ट है वो तीसरा है। इस बुक में पहला पार्ट है जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। इस पाठ में से जितने प्रश्न मैक्सिमम बन सकते हैं उतने प्रश्न मैंने बनाने का प्रयास किया है। इससे अधिक प्रश्न इसमें नहीं बन सकते। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि इस पाठ में से कोई भी प्रश्न आया तो मेरे द्वारा जो इस वीडियो में प्रश्न बताए जा रहे हैं इन प्रश्नों में से 100% वो प्रश्न आएगा, भले ही वो किसी भी परीक्षा में हो, चाहे वो NMMS में हो या 8वीं बोर्ड में हो या फिर कोई भी जो RPSC या अधीनस्थ चयन बोर्ड की परीक्षा हो। तो बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटेनिया किसका नाम है? ब्रिटेनिया इंग्लैंड की महारानी का नाम है। ब्रिटेनिया को शास्त्र जो अपने शास्त्र होते हैं, वेद पुराण जो भी किताबें होती हैं, ब्रिटेनिया को शास्त्र किसने भेंट किए थे? तो उसमें एक चित्र दे रखा है, उस चित्र में समझा रखा है ब्राह्मणों ने। कुछ ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, एक चित्र में ऐसा बताया गया है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम किसे सौंपा? तो बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट है कि रॉबर्ट क्लाइव है उसके द्वारा ये काम सौंपा गया था और नक्शा बनाने वाले व्यक्ति का नाम था रेनेल और इस रेनेल ने ये नक्शा बनाया था 1782 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न देखते हैं, राजकुमार आर्थर को किसकी पदवी दी गई थी? लिप्टन चाय का एक विज्ञापन है जिसमें घोड़े पर एक राजकुमार बैठा है जिसका नाम है राजकुमार आर्थर और इस राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि, जैसे अपने यहाँ राजकुमार बोलते हैं, प्रिंस बोलते हैं, इसी प्रकार वहाँ अलग अलग पदवियाँ इंग्लैंड में होती हैं। ड्यूक की एक पदवी होती है और कनाट एक जगह का नाम है, तो ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि दी गई है। आगे 1922 में शाही लोग कौन सी चाय पीते थे?
तो देखिए विज्ञापन में जो चाय है वो लिप्टन चाय दी गई है और इस लिप्टन चाय को उस समय के लोग पीते थे। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार आर्थर किसका बेटा था? तो देखिए जैसा कि वहाँ बताया गया है कि ये ब्रिटेन की एक महारानी है जिनका नाम था विक्टोरिया और उनका तीसरा बेटा था। कौन? राजकुमार आर्थर। अगला प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रिय बच्चों, भारत का पहले गवर्नर जनरल का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स और ये कब बनी थी? 1773 में बनी थी। 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जब अंग्रेज हमारे यहाँ से चले गए तो उस समय अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न, जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल एक व्यक्ति का नाम था, वो अर्थशास्त्री, राजनीतिक दार्शनिक, दो चीज़ें थी, एक तो अर्थशास्त्री भी थी और राजनीतिक दार्शनिक थे। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो हमें दोनों का चयन करना है, यदि एक भी आए तो हमें एक मानना है। अगला प्रश्न, जेम्स मिल कहाँ का रहने वाला था? तो इनके देश का नाम था स्कॉटलैंड। जेम्स मिल कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। आगे बढ़ते हैं। जेम्स मिल की पुस्तक का नाम क्या है? देखिए इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इंग्लिश में नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिंदी में उस किताब का नाम ब्रिटिश भारत का इतिहास। और ये किताब कब लिखी गई थी? सन 1817 में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो बच्चों, इतिहास की वर्गीकरण अब अलग हैं, लेकिन उस समय इस जेम्स मिल ने जो इतिहास बनाया था, मतलब इसके अनुसार हिंदुओं का इतिहास अलग, मुस्लिम का अलग और ब्रिटिश का अलग। इन्होंने धर्म के आधार पर इसका वर्गीकरण कर दिया और इसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 भागों में बांट दिया। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा रहा था? ये कट्टर समर्थक था। कौन? जेम्स मिल। और ये ऐसा मानता था कि भारत पर ब्रिटेन का कब्जा होना ज़रूरी है क्योंकि भारत के लोग असभ्य हैं, नासमझ हैं और हम उन्हें सभ्यता सिखा रहे हैं। तो ऐसा मानना जेम्स मिल का था। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? वर्तमान में हम जिसको रिकॉर्ड बोलते हैं, तो रिकॉर्ड के लिए अपनी ऑफिस होती हैं, तो पहले रिकॉर्ड के रखने के लिए जो स्थान बनाए थे उसको हम कहते थे अभिलेखागार और उसका दूसरा नाम आर्काइव था। प्रश्न ये भी आ सकता है कि आर्काइव किसे कहते हैं? तो आर्काइव अभिलेखागार को कहते हैं। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि अभिलेखागार को निम्न में से क्या कहते हैं? कोई ऑप्शन आ जाए 4 और उसमें से एक ऑप्शन आर्काइव हो तो हमें आर्काइव को मानना है। अगला प्रश्न, जो लोग बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो प्रिय बच्चों, आजकल तो प्रिंटर हो गए हैं, टाइपिंग मशीन हो गए हैं, लेकिन पहले लिखने वाले अलग होते थे। उन्हें खुश नवीसी या सुलेख नवीस कहा जाता था। अच्छी अच्छी राइटिंग में सुंदर तरीके से लिखते थे। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभी हमने पढ़ा जहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है उसको जगह वो कहते हैं अभिलेखागार। और भारत का जो राष्ट्रीय देश का सबसे बड़ा अभिलेखागार था वो कब बना और कहाँ बना? सन 1920 में नई दिल्ली में बना। यानी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 में नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर नई दिल्ली कब बनी? तो नई दिल्ली, पहले ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1911, जैसा कि यहाँ लिख रहा है 1911 ईस्वी में 1911 तक कलकत्ता हमारी राजधानी हुआ करती थी, जिसे आजकल हम कोलकाता कहते हैं। लेकिन 1911 में अंग्रेज़ों ने राजधानी परिवर्तन किया और नई दिल्ली को इसके स्थान पर राजधानी बना दिया। देखिए पहले जो ये अभी हमने प्रश्न पढ़ा 15वां कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है? नई दिल्ली में 1920 में। तो 1920 में नई दिल्ली से पहले 1891 में एम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग के नाम से कोलकाता में ये अभिलेखागार खुल गया था। राष्ट्रीय अभिलेखागार का ये पुराना नाम है, लेकिन जैसे ही राजधानी बनी तो ये दिल्ली चला गया अभिलेखागार, और दिल्ली जाने के बाद में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार हो गया। अगला प्रश्न,
भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि जेम्स मिल ने इसे 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसे गलत सिद्ध किया, पूर्वाग्रह से ग्रसित मानकर इसे गलत माना। और उनके अनुसार जो सही वर्गीकरण था वो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इस प्रकार से 3 तरह का इतिहास जो आज भी हम किताबों में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, भारत की औपनिवेशिक सरकार। औपनिवेशिक सरकार का मतलब है इंग्लैंड या अंग्रेजों की, अंग्रेज हमारे ऊपर जो शासन कर रहे थे उसको औपनिवेशिक सरकार कहते हैं। 9 सैनिकों की बगावत को कुचलने का प्रयास कब कर रही थी? तो देखिए 1946 में ऐसा प्रयास कर रही थी। 1946 में जो गृह विभाग की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अनुसार ऐसी खबरें आई थी। तो हमें याद इतना रखना है कि 9 सैनिकों की बगावत को कुचलने का प्रयास कब किया जा रहा था? 1946 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ रिकॉर्ड रूम स्थापित किए? तो देखिए आज भी ऐसे रिकॉर्ड रूम हैं। तो पहले उस समय तहसील में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नर ऑफिस में, प्रांतीय सचिवालय में और कचहरी में, इन सब जगह अलग अलग रिकॉर्ड रूम हुआ करती थी और अंग्रेजों ने इन रिकॉर्ड रूम की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के द्वारा गृह विभाग को भेजी रिपोर्ट में कहाँ कहाँ की नौसेना का विवरण दिया गया था? तो देखिए अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि 9 सैनिकों की बगावत को कुचलने का प्रयास 1946 में किया। उस समय ये जो नौसेना थी वो कहाँ कहाँ थी? बम्बई, कराची और विशाखापट्टनम। कराची जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और पहले हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था। इन 3 जगहों की जो नौसेना थी उसको कुचलने का प्रयास किया गया, ऐसा इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उसने गृह विभाग को भेजी थी, उसमें कहा गया है। आगे देखिए, जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो जनगणना प्रिय बच्चों हर 10 साल में होती है। अंतिम जनगणना अंतिम जनगणना अपने 2011 में हुई थी और अब 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में अभी हुई नहीं है और अब नई जनगणना 2025 में होगी। प्रश्न का उत्तर हमें इतना याद रखना है कि कितने साल में होती है? हर 10 साल में होती है। आगे देखते हैं, औपनिवेशिक शासन में सर्वेक्षण क्यों कराए जा रहे हैं? सर्वेक्षण आप सभी जानते हैं, सर्वे करते हैं। तो ये उस समय क्यों करवाए थे अंग्रेज़ों ने? उस समय अंग्रेज़ हमारे देश के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते थे, उन्हें नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए उन्होंने ये अलग अलग सर्वेक्षण करवाए थे। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों ने जो सर्वेक्षण करवाई थी वो किस किस प्रकार के थे? देखिए, वनस्पति से संबंधित वानस्पतिक, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्वीय और मानव शास्त्री, हम 4 प्रकार के, बस इतना याद रखना है। ऑप्शन में आ जाए कि निम्न में से कौन सा सर्वेक्षण अंग्रेज़ों ने नहीं करवाया या करवाया है, तो अपने 4 करवाए हैं। हमें इतने याद रखना है, वानस्पतिक, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातात्विक और मानव शास्त्रीय। अगला प्रश्न, बंगाल में चल रही मानचित्रण व सर्वेक्षण की तस्वीर किसने बनाई? तो ये 1832 में जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जिन्होंने सन 1837 में, शायद कन्फर्म नहीं है लेकिन 1837 से अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता पाई थी, वही जेम्स प्रिंसेप हैं ये। और इन्होंने 1832 में ये तस्वीर बनाई थी जिस तस्वीर में बंगाल में कोई सर्वेक्षण हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? देखिए स्रोत तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इस पाठ के अनुसार सरकारी रिकॉर्ड, लोगों की डायरियाँ, यात्रियों के संस्मरण, आत्मकथाएं और पुस्तिकाएं, इन माध्यमों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? सरकारी रिकॉर्ड, क्योंकि ये चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाती हैं। बाकी डायरी, संस्मरण, आत्मकथा ये आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि ये सारी व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं और वो खो जाने के कारण या फिर किसी अन्य कारण से हमें मिल नहीं पाती हैं। आगे देखते हैं, 1946 में पुलिस ने हड़ताल क्यों की? तो देखिए इसमें एक विवरण आया है, उस विवरण में ये बताया गया है कि कम वेतन के कारण और घटिया खाने के कारण पुलिस वालों ने 1946 में हड़ताल कर दी थी। अगला प्रश्न है कि कितने पुलिस वालों ने हड़ताल की थी? तो उत्तर है 2000 से अधिक पुलिस वालों ने हड़ताल की थी। अगला प्रश्न है, पुलिस हड़ताल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो बच्चों इसमें
रेफरेंस दिया गया है कि हिंदुस्तान टाइम्स एक अखबार है, समाचार पत्र है, और उसमें एक खबर छपी थी 22 मार्च 1946 को। तो इस 22 मार्च 1946 की हिंदुस्तान टाइम्स की खबर से ही इस बात की जानकारी मिलती है कि पुलिस वालों ने उस समय घटिया खाने के लिए और कम वेतन के लिए हड़ताल की थी। अंतिम प्रश्न, 1970 सर्वेक्षण में किस पौधे का विवरण दिया गया है? तो एक पौधा था, पौधे का नाम था शरीफा। शरीफे के पौधे का विवरण 1970 में जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें दिया गया था। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या समझे, यहाँ पर हमने NMMS की परीक्षा के लिए, कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षा के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के माध्यम से कक्षा 8 में चलने वाली हमारे अतीत बुक के पहले पाठ के लगभग सभी प्रश्नों का एक प्रकार से पूर्ण अभ्यास कर लिया है। इन प्रश्नों के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य प्रश्न आने की कोई भी संभावना नहीं है। यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देना चाहता हूँ, ये 1970 नहीं है, इसे 1770 माना जाए। ये सर्वेक्षण कब हुआ था? 1770 में हुआ था। शरीफे का जो पौधा है, इसको पुनः स्पष्ट करूँ, 1770 में हुआ था। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको दी है। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इस जानकारी के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। इसी प्रकार की नई शैक्षिक और रोचक जानकारियों के लिए बनी रहिए मेरे चैनल के साथ, और नए और लेटेस्ट अपडेट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।